हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स मतलब कि राजनीति शास्त्र का 5वां अध्याय। और 5वां अध्याय आप लोग का क्या दे रखा, आप लोग को याद है जी? याद है कि नहीं है? चलो भाई, याद नहीं है तो यहाँ देख लो क्या है आप लोग का, जन संघर्ष और आंदोलन। मेरे भाई इससे पहले 4 अध्याय, चारों अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से कंप्लीट हो चुका है। साथ में एक और मजे की बात ये रही कि चारों अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके, और बताइएगा कैसा दबदबा था। ओके, आ जाओ भाई। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, 5वां अध्याय नागरिक शास्त्र का जन संघर्ष और आंदोलन। इस अध्याय को एकदम बारीक तरीका से हम लोग सीखेंगे। पूरा का पूरा अध्याय इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एकदम जबरदस्त तरीका से। बस आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट कैसा सर? सपोर्ट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बस आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना मेरे साथ, ठीक है? पूरा वीडियो देखो, एक ही बार में, एक ही झटके में पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, ये वीडियो क्या हो गया, वन शॉट होने वाला है, पूरा अध्याय खत्म। तो चलो एक बार जगह पे बैठ जाओ और कान में हो सके तो ब्लूटूथ लगाइए, बाहरी बातों को ध्यान नहीं दीजिए। चलो भाई, सब तैयार हो ना, शुरू कर दें। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है अध्याय का नाम क्या है। जन। जन का मतलब होता है लोग, जन संघर्ष, ठीक है? लोगों का वैसा संघर्ष जो किसी खास काम के लिए किया गया हो। इसमें सिंगल लोग के लिए नहीं होता। जन संघर्ष तब होता है जब बहुत सारे लोगों की कुछ मांगे होती है, उसके लिए संघर्ष कर रहा सभी लोग जो है, सरकार से लड़ाई कर रही, मतलब लड़ाई आंदोलन की होती है, ठीक है? ये नहीं कि फाइटिंग वाला लड़ाई नहीं समझना, मुक्का धुक्का वाला लड़ाई नहीं समझना। आंदोलन का मतलब हो गया लोग अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं, आंदोलन करती है, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, ठीक है? तो जन संघर्ष मतलब लोगों के द्वारा जो संघर्ष किया गया है, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आंदोलन तो आप लोग जानते ही हैं, कहीं कोई दिक्कत जी नहीं ना। पूरा का पूरा वीडियो एकदम मजे में समझ में आएगा। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जन संघर्ष और आंदोलन वाले अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, ये मुझे समझना होगा सर, ठीक है? ओके, आ जाओ। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद है या नहीं है, सत्ताधारी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव। सत्ताधारी जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत सारे प्रभाव होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं। हाँ, कोई कहां से क्या मांग आ जाए, उस चीज को पूर्ति करने के लिए उनके ऊपर दबाव रहता है। जो दल नहीं जीता है, विरोधी दल जो इसको बोलते हैं, ठीक है? जो दल नहीं जीता है, जो सत्ता में नहीं आया है, वो उनके विरोधी दल हो गए और उनका भी प्रभाव रहता है। सरकार में जो आ गया ना, समझिए कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आ गया, अगर हमारी सरकार हो गई तो हमसे जो हारे हैं, जो विपक्षी दल है, ठीक है, वो हमारी गलती देखेगा कि देख रहे कहीं इधर उधर किया, पट से भाषण देगा। देख रहे हैं ना, सरकार की गलतियां को आप लोग देख रहे हैं ना, ये चीजें। तो सरकार जो होते, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, उनके ऊपर जनता का भी प्रभाव होता है और विपक्षी दल का भी प्रभाव होता है। उस प्रभाव से, उस दबाव से मुक्त नहीं रह सकते हैं, ठीक है? लोकतंत्र में अनुमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। जिसके पास सत्ता होती है, उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। ओके, और इसी अध्याय में हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकर ग्रहण करती है। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, वैसा शासन जिसमें सीधी सी बात, लोगों का शासन, जहां पे लोगों के द्वारा शासन किया जाए, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का शासन। अपने भाषा में हम लोग पूरे अध्याय को समझने वाले हैं, तो इसलिए किताबी चीजों को बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोगों के द्वारा शासित शासन को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। ओके, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, हम लोग मतदान करते हैं और मतदान करने के बाद पूरा चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, मतलब केंद्रीय सरकार की चुनाव हो या राज्य सरकार की चुनाव हो, वोट कौन देता है? जनता लोग वोट देता है। और जनता लोग वोट देने के बाद उसमें भी क्या होती है, पार्टियां होती है। और जिन पार्टियों को सबसे अधिक बहुमत मिलती है, उनकी क्या हो जाती है, सरकार हो जाती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और
लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। दो बात, यही बात बोल दी। वैसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जनहित कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस में चर्चा करके हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। हम राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष, मैंने आप लोग को पिछले अध्याय में भी चर्चा किया था, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। और प्रत्यक्ष की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है क्या, डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट। ओके, तो हम राजनीति को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलन का चर्चा करेंगे। डायरेक्ट हम केवल कॉलर पकड़ के नहीं कहेंगे अरे मोदी जी हमको ये चीज चाहिए, नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। लोगों को, समूह को जुट करके, एकजुट करके किसी खास चीजों को, मांगों को पूरा करवाने के लिए जो आंदोलन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जन संघर्ष आंदोलन। ठीक है, आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नेपाल और बोल्विया। अब देखो भैया, नेपाल में जो अगर हम लोग बात करें, देखो हम पूरे अध्याय को ना बिना पीडीएफ देखे पढ़ा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, मुश्किल से 25 मिनट लगेगा, पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग बच्चे हैं, आप लोग को नोट्स भी चाहिए, लिखा हुआ होना भी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट लिख लिख के पढ़ाएंगे ना, थोड़ा वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम पीडीएफ का सहारा लेते हैं, और कोई बात नहीं। देखो 1990 के दशक की अगर बात करें, 1990 के दशक में लोकतंत्र में वहां के जो राजा थे वीरेंद्र थे। कौन थे, राजा कौन थे, वीरेंद्र थे, राजा वीरेंद्र थे। और वहां पे जो है लोकतांत्रिक शासन था, लोकतांत्रिक शासन था। ठीक है, और 2006 ईस्वी में क्या होता है, 2006 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन आ जाता है, राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, कौन आ जाता है, राजा ज्ञानेंद्र। कौन आ जाता है, राजा ज्ञानेंद्र आ जाता है, और वहां पे क्या करता है, फिर से वहां पे राजतंत्र को स्थापित कर देता है। क्या कर देता है, राजतंत्र को स्थापित कर देता है। बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की अगर बात करें, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है अगर पूछे तो याद रखना आप लोग को, क्या आप लोग को याद रखना है, भारत। ठीक है, नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में पुनः लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। आंदोलन जो हुआ था, पुनः लोकतंत्र, ठीक है, क्या होगा, पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जन संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था, जन संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था, जन संघर्ष हुआ था। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। वही अगर हम लोग बात करें बोल्विया का, ठीक है, बोल्विया में जो है जन संघर्ष हुआ था। बोल्विया में इसलिए जन संघर्ष हुआ था क्योंकि वहां पे जो था पानी की कीमत में क्या हुई थी, पानी की कीमत बढ़ा दी गई थी। ठीक है, क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था अगर बात करें, क्यों बढ़ गया था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया गया था, इसलिए वहां पे क्या हुआ था, जन संघर्ष हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे लामबंदी और संगठन, दबाव समूह और आंदोलन के बारे में। वर्ग विशेष के हित में समूह और जन सामान्य के हित समूह, आंदोलनकारी समूह। ठीक है, इन सभी के बारे में। क्या दबाव समूह आंदोलन को प्रभाव सकारात्मक होती है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो पूरा अध्याय का ये निचोड़ था, ज्यादा कुछ है नहीं इस अध्याय में, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। क्या जी, समझ जाइएगा ना, हाँ, बहुत मार मारेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे नेपाल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोलीविया के बारे में। ओके,
आइए, नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन हुआ था, मतलब नेपाल में जो है पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, ठीक है, आंदोलन हुआ था, ठीक है। सन 2006 में नेपाल में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन का लक्ष्य था कि लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना। लोकतंत्र को क्या? पुनः स्थापित करना। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना यानी शासन का बागडोर राजा के हाथ से लेकर पुनः जनता के हाथ में डालना ही क्या कहलाता है? पुनः लोकतंत्र को स्थापित करना कहलाता है। यानी शासन का बागडोर राजा के हाथ से लेकर पुनः जनता के हाथ में सौंपना था। यहां पे सपना लिखा गया, सौंपना था। ओके, नेपाल सन 1990 में ही लोकतांत्रिक देश बन चुका था। और उस समय का राजा कौन था? 1990 के पहले के राजा जो थे, राजा वीरेंद्र था। और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद राजा वीरेंद्र को औपचारिक रूप से राज्य के प्रधान बना दिया गया। इनको किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी कि लोकतांत्रिक स्थापित हुआ तो मेरा सत्ता का बागडोर बढ़ जाएगा, इनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वो क्या बोले, सिर्फ उसको लोकतांत्रिक स्थापित होने के बाद राजा वीरेंद्र को औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना दिया गया, परंतु वास्तविक सत्ता का जो प्रयोग था जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। ओके, अब देखो यहां पे आ जाता है राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र जो थे कौन थे? राजा वीरेंद्र जो थे 1990 के दशक में नेपाल का राजा था, ठीक है। 1990 के बाद सिर्फ राज्य के प्रधान बना रहा, बाकी सत्ता का बागडोर किसके? निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है, याद रखिएगा, निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में दे दिया, हाथ में था। ओके, अब ये जो आता है 2006 के बाद की कहानी है। 2006 में क्या हो जाता है? 2006 में क्या हो जाता है? अरे यार, हाँ, 2006 में क्या हो जाता है? दिख रहा है आप लोग को सही से? चलो, 2006 ईस्वी में क्या होता है? राजा वीरेंद्र का, ठीक है, राजा वीरेंद्र का हत्या हो जाता है, हत्या हो जाता है और राजा के रूप में राजा ज्ञानेंद्र आते हैं और ये क्या करते हैं? सत्ता का बागडोर पूरा अपने हाथ में क्या करते हैं? ले लेते हैं, अपने हाथ में ले लेता है। कौन? राजा ज्ञानेंद्र। तो राजा वीरेंद्र जो थे बहुत ही अच्छे महापुरुष थे, उनको जनता की भलाई की सोची, तभी जाके उसने क्या किया? ये चीजें काम किया कि वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित होने दिया, सिर्फ राज्य का प्रधान बन गया। लेकिन ये जो देख रहे मुर्गा सनक सगल का, ठीक है, देखो दोनों में स्मार्टनेस पता चल जाएगा, देखो कितने सुंदर हैं और ये मुर्गा के तरह है, ठीक है। कोई नहीं, का अंकल जी का जरूरत रहे फिर लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए? थोड़ा पता नहीं खे, जब जनता का लाठी पड़ता है तो कहीं का कोई नहीं रह पाता, इसलिए जनता से नहीं टकराने का। ओके, तो राजा ज्ञानेंद्र के बारे में आप लोग समझ गए। आइए, किस तरह से वहाँ पे इसको भगाने का काम किया, इससे लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का काम किया, ये अब हम लोग समझते हैं।
आइए देखते हैं। अत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्ले आम राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। जो शाही खानदान के थे, राजा वीरेंद्र जो थे शाही खानदान के थे, और उसका कत्ले आम, रहस्यमय कत्ले आम हत्या कर देने का मतलब हुआ कि वही खानदान के कोई व्यक्ति उसका हत्या किया, क्योंकि सत्ता का बगडोर तो ये जनता के हाथ में दे दिया था, सिर्फ ये प्रधान बन के रह गया था। ये सोचा कि तो राजा खानदाने खत्म हो जाएगा, इसी को खत्म कर दो। खत्म कर दिया कौन? इसी का लट्टे पट्टे चट्टे कोई होगा, ठीक है। एक नया राजा आया जिसका नाम था ज्ञानेंद्र। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, ठीक है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार जो बनी थी और लोकप्रियता और कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया और सारी राजनीतिक शक्तियां अपने हाथ में कर ली। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। उसने क्या किया? लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को क्या कर दिया? राजा वीरेंद्र खत्म कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि संसद की जो सभी राजनीतिक पार्टी थी एक पार्टी बनाती है, ठीक है। संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो थी क्या बनाती है? एक पार्टी बनाती है, एक 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, SPA बनाया। कहाँ का है ये सप्तदलीय गठबंधन? तो याद रखिएगा नेपाल का है। सपा बनाया और नेपाल की राजधानी बेटा याद रखना काठमांडू है। काठमांडू में 4 दिन के बंद आवाहन किया, ठीक है। नेपाल की राजधानी में क्या क्या? 4 दिन के लिए आप आवाहन बंद कर दिया, आना जाना फिरना घूमना उड़ना सब चीज बंद। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन के साथ था। भैया अब यहां से क्या हो रहा है? यहां से जो है जन संघर्ष शुरू हो रहा है। संसद की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उसने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया, सप्तदलीय गठबंधन बनाया। सब मिलके एक गठबंधन किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब सरकार चलाती है या सरकार बनाती है उसी को क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसी को बोलते हैं गठबंधन। ये भी हो सकता है, ठीक है। संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो थी एक 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, SPA उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसने बनाया। और नेपाल की राजधानी जो थे काठमांडू में 4 दिन तक हड़ताल कर दिया, आवाहन जो है बंद कर दिया। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियमितकालीन बंद का रूप ले लिया। इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन के भी लोग क्या थे? साथ थे। अब क्या होता? लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर कर आगे। ये जो लगाए थे नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए बंद कर दिया था आवाहन। कौन किया था? ये राजा वीरेंद्र ने किया था। कि आंदोलन तो शुरू हो गया, मारपीट धारपीट तो शुरू हो गया। मारपीट मतलब आंदोलन में मारपीट नहीं होता है, ठीक है। होता है कभी मूड खराब हुआ तो देखते हैं टांग और तोड़ देता है कि नहीं? ओके आ जाओ। लेकिन क्या होता है? लोग जो है कर्फ्यू तोड़ के सड़क पर उतर आए। लोग क्या किए? कर्फ्यू तोड़ के सड़क पर उतर आए और तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। और लोगों को इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बल जो है एक ना चल सका। अब भैया सुरक्षा बल ज्यादा कि आम आदमी ज्यादा, पुलिस ज्यादा कि आम आदमी ज्यादा? तो कहेंगे सर आम आदमी तो बहुत ज़्यादा है। तो यही समझ लीजिए सब जो है सड़क पे आ गया था, तो इसका जो सुरक्षा बल था उनका एक ना चला। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों का संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गया और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम मतलब एक वार्निंग दे दिया कि भैया अगर लोकतंत्र को स्थापित नहीं किए तो हम और भी आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? और भी आंदोलन करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को बता दें, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब वाला घंटा को दबाइए,
ठीक है। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कुछ भी लिख देना मेरे, ठीक है, मेरे बारे में लिख दो। चलो, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को क्या करना होगा, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जुड़ना होगा। पेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है 8581802929, इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा कि सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स लेना है। क्या करना है, कोर्स लेना है। जिन बच्चों को फ्री में लाइव टेस्ट देना है वो बच्चे क्या करेंगे, इसको सर्च कर लेंगे गूगल या क्रोम ब्राउजर में, पंकज स्टडी सेंटर। वहाँ पे प्रत्येक दिन लाइव टेस्ट सीरीज होता है, तो वहाँ पे आप लोग जाइए और अपने आप को मजबूत बनाने का कार्य कीजिए। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं। इस अल्टीमेटम्स में उन्होंने अपनी 3 मांगे की, ठीक है। वार्निंग दे दिया भैया कि सांसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, एक नई संविधान सभा का संगठन किया जाए। ये जो अल्टीमेटम था, ये जो वार्निंग दिया था किसको, राजा वीरेंद्र को दिया था, ठीक है। राजा ज्ञानेंद्र को, मिस्टेक हो गया, ज्ञानेंद्र, ठीक है, राजा ज्ञानेंद्र को दिया कि भैया हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, जल्दी से 3 मांग हमार पूरा कर दो। काका सांसद का बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, मतलब बहुत सारे दल का जो संगठन होता है सरकार बने, और एक नई संविधान सभा का गठन हो। तो भैया वो तो है 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम देने के 3 दिन ही बाद राजा ज्ञानेंद्र को उनकी सभी मांगे पूरा करना पड़ा, ठीक है। 3 दिन बाद सपा ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम, ठीक है, सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया। जो सप्तदलीय पार्टी थी, ठीक है, सप्तदलीय पार्टी अलायंस जो थी, उसने किसको, गिरजा प्रसाद कोइराला, ठीक है, कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ओके, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहां एक नए संविधान को अपनाया गया नेपाल में। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतांत्रिक प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। और जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले कुछ ही दिन पहले हम लोग नेपाल गए थे, और नेपाल में जब हम लोग होटल में स्टे कर रहे थे, मॉर्निंग में जगह 3 बजे, तो वहाँ पे जो है हिंदू धर्म के जो गाना होता है हर जगह बस सुनने को मिला। तो मुझे लगा कि भाई नेपाल में अधिकांश जो लोग हुए ना वो हिंदू धर्म के ही हैं, ठीक है, बहुत जगह। क्योंकि नेपाल जो है धीरे धीरे ना बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ गया है ना। बहुत छोटा था नेपाल, अब धीरे धीरे बढ़ गया, कुछ कुछ हिस्सा नेपाल में चला गया भारत का। तो यहाँ के हिंदू भी वहीं पे रहते हैं आज के डेट में, और वहाँ पैसा एक्सचेंज होता है। हम लोग अगर अभी तो वीज़ा पासपोर्ट वगैरह नहीं लगता है नेपाल जाने में, ठीक है, तो आराम से आप लोग जाइए, घूमिए। ज़्यादा कुछ जाना होगा तो काठमांडू में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बाकी तो आपके शहर के जैसा ही नेपाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इधर से विकसित ज़्यादा हो गया है नेपाल। काहे हो गया है, काहे कि दारू का सेलिंग ज़्यादा हो गया है बिहार में, ठीक है, बिहार में दारू का सेलिंग ज़्यादा हो गया, इसलिए नेपाल थोड़ा ज़्यादा विकसित हो गया है कि नहीं। ये बात ऑन द कैमरा कोई टीचर नहीं बोलता होगा, मुझे नहीं पता, बट सबको पता है कि हर जगह शराब अभी भी अपने बिहार के अंदर, यूपी में तो इसे चल ही रहा, गुजरात में शराब बंद है, लेकिन बिहार में बंद है, लेकिन बिहार में हर जगह शराब मिल रहा है, ये बात सब कोई जान रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ की कहानी। ये जो है या अमेरिका की बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और ये क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका। और ये बीच में ही क्या पड़ता है, लातीन पड़ता है, क्या पड़ता है, लातीनी, ठीक है। और यहाँ पे जो था लोकतांत्रिक सरकार था, क्या था, लोकतांत्रिक सरकार था, लोकतांत्रिक सरकार, शासन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिविया लातीन अमेरिका का एक गरीब देश है, यहाँ की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। अब यहीं पे एक जगह पड़ता है बोलिविया, यहीं पे क्या एक जगह पड़ता है, क्या पड़ता है, बोलिविया, ठीक है, ये जगह पड़ता है जहाँ पे पानी के लिए जल युद्ध हुआ था, ठीक है। आइए हम लोग अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझेंगे। आइए यहाँ पे
बोलिविया में जल युद्ध, ठीक है, पूछेगा प्रश्न कि जल युद्ध कहाँ हुआ था, जल के लिए युद्ध कहाँ हुआ था, बोलिविया याद रखना। सरकार ने कोच बम्बा शहर में जलपूर्ति, वहीं पे एक शहर का नाम था बोलिविया में ही, कोच बम्बा शहर में जलपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। ठीक है, जब कोई भी सरकार किसी यहाँ के चीज़ों को अगर किसी कंपनी को बेच दिया जाए तो कंपनी जो है अपनी मनमानी से पैसा ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। भैया हो याद करा जया कुमार रह लो ना, याद कीजिए कि बहुत दिन पहले जो था, हाँ, ये बिजली का जो बिल वगैरह नहीं आता था, क्या होता था, हम लोग अपनी कहानी बता रहे, जब हम बच्चे थे ओके, तो उस समय क्या हुआ करता था कि खुदनी फंसा देता था कहीं पे, ऐसे करके खुदनी फंसा देते थे और आराम से जलाते थे। और कभी कभी क्या होता था, बाय दुबे बारिश आंधी तूफान के वजह से लाइनमा कट गया तो उसको जोड़ने के लिए सब घर में 10-10 20-20 रुपया चंदा लेके उसको ठीक करवाया जाता, फिर चालू, बिल वगैरह नहीं आता था। फिर सरकार सोचा कि बिजली बिल दिया जाए सबको, मीटर लगवाया तो कोई बिल जमा करने के लिए तैयार नहीं। फिर सरकार टेंशन में, सरकार बोला अच्छा नहीं चलेगा मनमोची, उसने क्या किया, बिजली को बेच दिया, बोले ले। अब क्या हुआ, जब कंपनी आई तो एकदम जैसे मोबाइलवा में रिचार्ज रहेला तो कॉल करते हैं तो बात कर लेते हैं, और मोबाइलवा का रिचार्ज खत्म तो समझिए कॉल आना जाना बंद। तो वैसने मीटर कंपनी ने बनाया, वैसा ही मीटर, पहले रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो, अब बाद में जाके विश्वास करो। ओके, कोई नहीं, सरकार ने कोचंबा शहर में जलपूर्ति अधिकार को क्या किया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने आनान फानान मतलब कुछ देखा ना सुना और पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा मतलब मुनाफा करना शुरू कर दिया। अनेक लोगों को पानी की मासिक बिल जो है 1000 रुपया आने लगा, 1000 रुपया, चलो भैया 1000 रुपया आज के डेट में कुछ नहीं लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन रुपया पहुंच जाता था। लेकिन बोलिविया में जो था, वहाँ की लोगों का जो मासिक वेतन था, महीने का जो कमाई था वो 5000 रुपया था। आए हो भैया बताइए, 5000 कमाएंगे, 1000 पानी वाला बिल देंगे, तो फिर महिला को जो लिपस्टिक पाउडर टिकली बिंदी है वो कहाँ से आएगा, पेट में भोजन के लिए कहाँ से आएगा, बउआ को पढ़ाने के लिए स्कूल का फी कहाँ से आएगा, हई टेंशन हो गया। तो सबके साथ यही समस्या हो गया कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो लोगों ने बोला चलो भैया, इसके फलस्वरूप वहां पे क्या हुआ, जन संघर्ष भड़क गया, लोग जो है वहां पे एकदम भड़क गया। ठीक है, अब क्या होता है, 2000 ईस्वी के जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा सामुदायिक नेताओं ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जलपूर्ति का कार्य फिर से नगर पालिका के हाथ में दे दिया जाए। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले लिया। ठीक है, सरकार बोला ठीक है भाई, हम बातचीत के लिए राजी होते हैं, आप लोग ये हड़ताल वगैरह ना करो। पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, एकदम कान में कड़वा तेल लेके फिर से सो गया। लेकिन फरवरी 2000 में फिर आंदोलन शुरू हो गया, बोला नहीं तुम नहीं सुधरेगा, जनवरी में हम तुमको टाइम दिए थे, अभी तक कुछ नहीं किया, फिर ये आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया, लोगों को बहुत कूटा पीटा। ठीक है, 2000 में दोबारा अप्रैल में दोबारा आंदोलन शुरू हुआ। इस बार भी मांग तो वही थी, लेकिन सरकार ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया। अब भैया आपका सैनिक एकदम पूरा मार पीट कर तगड़ा दे देता था, सारी शक्तियां आर्मी के पास दे दिया, परंतु जनता के ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी को शहर छोड़कर भागना पड़ा। कतनों कुछ लगा लीजिए, आम जनता जितना अमीर होता है, जितना पावरफुल होता है, कौनो पावरफुल ओकरा सामने नहीं टिकेगा। ओके, याद रखिएगा। आइए तो यहाँ देखते हैं, सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दिया गया जो पहले दर था। इस आंदोलन को बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र और जनसंघर्ष को हम लोग समझते हैं। लोकतंत्र और जनसंघर्ष को बेटा जी समझ में आ रहा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझने में, नहीं ना जी, आ जा। चलो भाई देखते हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष।
इन दो कथाओं के संदर्भ बड़ा अलग अलग था। दोनों का कथा जो अभी से पहले मैंने आप लोग को बताया, दोनों का अलग अलग था। वहां पे क्या हुआ था, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था। यहाँ पे क्या हुआ, पानी को बेच दिया था सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनी का। ई की क्या 4 गुना इजाफा के लिए पानी की कीमत में बढ़ा दिया। कितना मासिक वेतन के मासिक बिल कितना आने लगा, 1000 रुपया। लोगों का मासिक वेतन कितना था, 5000 रुपया। तो कैसे पूर्ति होगा। तो दोनों जगह अपने आंदोलन को स्थापित किया और पुनः क्या किया, 2008 ईस्वी में लोकतंत्र को नेपाल में भी स्थापित कर दिया गया। लेकिन बोल्विया में भी वही काम हुआ था, पानी की कीमत को सरकार से मना ही लिया था। इसी को कहा जाता है जनसंघर्ष। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था। बोल्विया में जनसंघर्ष एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मनाने के लिए बाध्य किया। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी समानता यह भी है कि दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का ही उदाहरण है, राजनीतिक संघर्ष का ही उदाहरण है। दोनों ही घटना जनता बहुत बड़े पैमाने पे लामबंदी हुई। दोनों ही घटना में राजनीतिक संगठनों का भूमिका निर्णायक रही। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आ जाओ आ जाओ। पूरे विश्व में जहां भी लोकतंत्र स्थापित हुआ संघर्ष के माध्यम से ही हुआ। इससे कुछ सामान्य निष्कर्षण निकला। राजनीतिक का जन संघर्ष के द्वारा ही विकास होता। राजनीतिक का जन संघर्ष के द्वारा, लोगों के संघर्ष के द्वारा ही क्या होता है, विकास होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता के व्यापक लामबंदी के द्वारा ही होता है। जन संघर्ष और लामबंदी का आधार राजनीतिक संगठन होता है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। ये मेरा ना मसूड़ा फूल गया है थोड़ा सा, गर्मी की वजह से आजकल डेट में होता है। तो मैंने दवाई खाना भूल गया, तभी दर्द हुआ तो मुझे याद आया कि दवाई लेना ज़रूरी है। आप लोग को कोई समस्या ना हो तभी मैं मेडिसिन खा लेता हूँ, ठीक है। देखो, समस्या आपको नहीं, मेरे को समस्या था इसलिए खा लिया। बाकी चलते आगे, हम लोग देखते हैं लामबंदी और संगठन, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। आइए, नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठन भी शामिल थे। 7 पार्टी अलायंस, सपा, समान पेशे, हित आकांक्षी अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए एकजुट होते थे। अगर बोल्विया की बात की जाए तो फेडकोर नामक संगठन ने, और इस संगठन ने इंजीनियर, पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग भी शामिल थे। लामबंदी और संगठन दोनों चीज समझा रहे हैं। तो मैंने आप लोग को नेपाल की कहानी और बोल्विया की कहानी समझाए थे, उसमें सिर्फ राजनीतिक दल के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। ओके, वही चीजें मैं आप लोग को समझा रहा हूं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है किसी भी लोकतंत्र में एक बड़े संघर्ष के पीछे कुछ संगठन होता है और जो कि अहम भूमिका निभाती है, और इस तरह के संगठन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लामबंदी संगठन बोलते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना किसी को। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने के 2 तरीके होते हैं। अब देखो, 2 तरीका क्या होता है, प्रत्यक्ष भागीदारी तरीका और अप्रत्यक्ष तरीका। अब समझ लो, यहां तक आपको समझ में आया जी। यहाँ पे लामबंदी संगठन लग रहा है आप लोग को नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से मुझे लग रहा है देख लेनी चाहिए। देखो, इससे पता चलता है किसी भी लोकतंत्र में एक बड़े संघर्ष के पीछे किसी ना किसी संगठन का हाथ होता है जिनका अहम भूमिका होता है, और इसी संगठन को लामबंदी संगठन कहा जाता है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। दिल ना लगई हाँ फेरू जानी हाँ। चलो जी, प्रत्यक्ष भागीदारी, जिसके मैंने बताया था डायरेक्ट, क्या बोला था, डायरेक्ट, यानी चुनाव में भाग ले, हम चुनाव जीते, नेता बनकर सीधे ही शक्ति का अपने हाथ में नियंत्रण करें, उसी को प्रत्यक्ष भागीदारी कहते हैं। अब देखो, हम डायरेक्ट चुनाव लड़ें,
चुनाव लड़े, चुनाव जीते और नेता बने और सत्ता का सारा बगडोर अपने हाथ में ले लिए, ये हो गया प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष था संगठन बनाना, एक लोगों का गुट जुट बनाना है, संगठन बनाकर लोग अपने हित अथवा नजरिया को बढ़ाव दे सकती है, सार्वजनिक मांग को उठाते हैं, मांगते हैं कि ये चीज चाहिए, ऐसे ही समूह को या संगठन को हम दबाव समूह या ही समय समूह कहते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग दबाव समूह आंदोलन के बारे में समझेंगे। एक तरह दबाव समूह को रख लेते हैं और ये दूसरी तरफ जो है हम राजनीतिक दल को ले रख लेते हैं। इस दोनों का जो है बीच में अंतर ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा इसको कंप्लीट करवा दूं। दबाव समूह और राजनीतिक दल होते हैं, इसलिए किसी भी दल के नहीं हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन है। ओके, ये चीज समझ में आ गया। दबाव समूह का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने का होता है। किस चीज का? सत्ता प्राप्त करने का। अगर मैं बात करूं, दबाव समूह सरकार पर दबाव डालती है और राजनीतिक दल जो है संवैधानिक रूप से सरकार की मदद करती है, संविधान में जो दिया गया है उसी रूप से उनको मदद करती है। दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते, राजनीतिक दल जो है चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चुनाव समूह किसी एक वर्ग के हित को लेकर चलता है। जो दबाव समूह होते हैं ना, वो किसी एक वर्ग के हित को लेकर चलते हैं, जबकि अगर हम लोग बात करें राजनीतिक दल सभी लोगों और सभी वर्गों को हित को लेकर चलते हैं। ठीक है, दबाव समूह के सदस्य एक साथ कई दबाव समूह में भाग ले सकते हैं। राजनीतिक दल के सदस्य एक ही समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। तो यही है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। ओके, दबाव समूह का रूप। दबाव समूह दो तरह के होते हैं। आप देखो, दबाव समूह दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वर्ग विशेष के रूप हित समूह के लिए, दूसरा जन सामान्य के हित के लिए। एक हो गया कि एक ही वर्ग, एक ही, जैसे महिला समूह हो गया महिला के हित के लिए, दूसरा हो गया पुरुष के हित के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे सभी के लिए है, तो उसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल, जो सबके लिए हो। ओके, ये चीजें आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें वर्ग विशेष हित के समूह, अब यहाँ पे ये चीज समझ लो, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वर्ग विशेष हित के समूह और जन सामान्य हित के समूह, इसको आप लोग अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। वर्ग विशेष हित समूह अनुमन समाज के किसी खास हिस्से या समूह के हितों के लिए बढ़ावा देता है और इसका लक्ष्य होता है एक छोटे से वर्ग को अच्छा बनाना। इसका लक्ष्य होता है छोटे से वर्ग के समूह को क्या करना? अच्छा बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि यह समाज के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसाय, उद्योगपति, धर्म विशेष अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि के प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? दबाव समूह, वर्ग विशेष हित समूह जिसको बोलते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोवर पूरे समाज को नहीं बल्कि अपने सदस्य को बेहतरीन और कल्याण करने के लिए होता है। ओके, अब आगे जो था उदाहरण के तौर पे समझ लो, भारत नीदरलैंड व्यापार संगठन ये था। यह एक संगठन है जो उन व्यवसायियों के विचार का सहयोग करते हैं जो भारत और नीदरलैंड के बीच में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। भारत नीदरलैंड के व्यापार संगठन, तो एक सिर्फ दोनों के बीच में जो है अगर मैं बात करूं भारत और इधर है क्या? नीदरलैंड, तो ये अपने बीच में जो इसके जो व्यापार होता है, ठीक है, इसी का संगठन करता है ये लोग। तो ये क्या हो गया? वही हुआ ना। आ जाओ आगे हम लोग जन सामान्य हित के समूह में, ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित प्रतिनिधित्व करता है। इनका लक्ष्य होता है कि अपने सदस्य को नहीं बल्कि किन्हीं और को भी मदद करना चाहिए। जैसे हो गया बास सेफ, ठीक है, बास सेफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, सॉरी बाम सेफ बोला जाता है। बैकवर्ड एंड मिनोरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है, इसका नाम इतना बड़ा है बाम सेफ का होता है फुल फॉर्म बैकवर्ड मिनोरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारी का संगठन है जो जातिगत भेदभाव को क्या करता है? खिलाफ के अभियान चलाता है। ओके, आइए आगे हम देख लेते हैं अब आंदोलन। ठीक है, अब जन संघर्ष तो आप लोग समझ गए, आंदोलन भी कुछ चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, आंदोलन हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का।
दबाव समूह के तरह आंदोलन भी सत्ता की शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से नहीं संभालती है। यह सिर्फ राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीतिक दल को प्रभावित करता है कि भाई मेरी मांगे पूरी करो। आंदोलन कब करते हैं? जब लोगों को लगता है कि सरकार मेरे लिए ये काम नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो सरकार के पक्ष क्या करते हैं? हम लोग आंदोलन करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाय नेता हाय हाय, हाउ नेता हाय हाय करते हैं ना जी। चलो, दबाव समूह के विपरीत आंदोलन संगठन ढीला होता है। आंदोलन फैसले अनौपचारिक ढंग से ले जाते हैं और यह फैसले लचीले भी होते हैं क्योंकि आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पे नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था, हमने उसे लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन का नाम दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन, ये सब जो है क्या है? आंदोलन ही आंदोलन है। ओके, आइए, दबाव समूह और आंदोलन राजनीतिक पर कैसे असर डालता है? दबाव समूह किसको कहते हैं? मैंने बता दिया। आंदोलन राजनीतिक दल पर कैसे प्रभावित है? दबाव समूह और आंदोलन राजनीतिक दल पे कई तरह से असर डालते हैं। जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करना, इसके लिए अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना, मतलब जनता के लिए, कोनो जनता के लिए किसी के लिए कुछ हो गया तो उनके लिए आंदोलन चलाया जाता है, उसके सहानुभूति के लिए आंदोलन किया जाता है। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजन आदि। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मामला पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करे। ऐसे समूह अक्सर क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं, सरकारी कामकाज में क्या करते हैं? बाधा करते हैं, जैसे उपायों का सहारा लेते हैं, ठीक है, ताकि सरकार उनकी मांग की तरफ क्या करे? ध्यान देने लगे। ओके, दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वह राजनीतिक दलों पर क्या करता है? असर डालता है। कुछ मामले में दबाव समूह और राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए होते हैं। ऐसे बहुत बार होता है कि राजनीतिक दल अपने सदस्य के जरिए ही दबाव समूह का निर्माण करता है, जिससे कि उसका ज़्यादा जनता का सहयोग मिल सके। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना यहाँ तक समझने में? हाँ, जो बहुत नॉर्मल सा था, इसमें क्या था? जो अप्रत्यक्ष संबंध, अधिकांशतः दबाव समूह आंदोलन के राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। पहले दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर बाद में यह लोग आपस में सुलह कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं, जैसे तमिलनाडु में DMK पार्टी, वह पहले एक दबाव समूह था, अब वो पार्टी बन गया। ओके, आगे है, क्या दबाव समूह और आंदोलन को प्रभाव सकारात्मक होती है? ओके, ये चीज हम लोग समझेंगे। और देखो, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होती है? समूह आंदोलन के आधारभूत संरचना को कमजोर कर देता है, साथ ही इससे राजनीति में अस्थिरता आ जाती है। यह राजनीतिक सत्ता की शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेती है, जिसके जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं, परंतु उनके कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं? यह समाज के लिए सार्वजनिक आवाज़ उठाते हैं। अंत में सरकार को कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे समाज के किसी समूह का भला हो सके। यानी हम कह सकते हैं कि यह दबाव समूह हमारे लोकतांत्रिक के लिए सकारात्मक है, ठीक है। कोई भी समूह हो, उनके लिए तो अच्छा होना चाहिए। जो समूह नीचे जा रहा है उनके लिए अच्छा कर रहा है, तो वो है दबाव समूह। दबाव समूह सकारात्मक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी से आपका अध्याय ये कंप्लीट हो जाता है। पूरा का पूरा अध्याय जो है आप लोग का कंप्लीट हो गया, फुल एंड फाइनल। पूरा वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी एक बार थम्स अप ज़रूर कर देना लाइक करके। ओके, चलो भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। और हम कुछ बोलने वाले थे, ये वीडियो तो आप लोग का अध्याय जो है एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से समाप्त हो गया। इससे पहले जो भी अध्याय था वो अध्याय कंप्लीट है, अगर नहीं देखें ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर देना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, होगा ना? होगा तो कर देना। चलो, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिले नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए क्या करें, बाय।
जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।